दोस्तों नमस्कार। इस देश में जब जब सरकार को लेकर इस देश की सांसें घुटने लगती हैं, तब हर कोई बिहार की तरफ क्यों देखता है? बिहार में ऐसा क्या खास है जिसको लेकर यह सवाल बार बार खड़ा होता है कि एक वक्त इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देते हुए इस देश में सत्ता पलटने वाला बिहार अब कहां चूक गया है? बिहार के भीतर का सच तो यह भी है कि बिहार अब खुद की सत्ता को लेकर अपने भीतर झांकने की स्थिति में नहीं है। वहां की परिस्थितियों में खड़े होते युवाओं के पैर लड़खड़ाने लगे हैं। इस दौर में माफियाओं का राज है, इस दौर में करप्शन है, इस दौर में बैड गवर्नेंस है, इस दौर में रूल ऑफ लॉ गायब है। और फिर भी यह बिहार है और बिहार के चुनाव 6 महीने के बाद होने हैं। राजनीतिक सत्ता को लेकर तिकड़मों का दौर जारी है और यह सवाल अब बड़ा हो चला है, क्या वाकई बिहार दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति को जी रहा है जिसने बीते 5 दशकों में जो कुछ देखा समझा, सबका मिला जुला चेहरा एक साथ 2025 के चुनाव के वक्त आकर खड़ा हो चला है? याद कीजिए, जगन्नाथ मिश्रा की सत्ता कांग्रेस की सत्ता थी, भ्रष्टाचार के चरम पर थी और कहा जाता था कि एक ठेका पटना के सचिवालय में जब मुख्यमंत्री मुहर लगाते थे, उस दौर में एक व्यक्ति को जिसको ठेका बक्सर का दिया गया, वो पटना से बक्सर रवाना हो रहा था और उस बीच में ही 3 अलग अलग ठेकेदारों को वही ठेका दे दिया गया और जिले दर जिले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह दिया गया कि इस नंबर की गाड़ी जा रही है, आप उन्हें बता दीजिए, उनका ठेका रद्द हो गया। करप्शन का चरम था और कहते हैं उस दौर में जितनी पूंजी, जितने पूंजी के आश्रय सत्ता की खुशबू उस दौर में कांग्रेस राज में देखी गई, वह हर किसी को आज भी याद होगी। सत्ता बदली, मंडल कमंडल के दौर को समूचे देश ने देखा और उसके बाद की परिस्थितियों में यह देश बिहार में परिवर्तन के साथ मंडल की राजनीति के बीच लाकर खड़ा हो गया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, बीजेपी के भी कई नेता, रविशंकर प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, एक पूरे लंबी कतार है जो जानते समझते थे कि बिहार की हालत बदतर है, इसको बदलना है। जनता ने सत्ता पलट डाली और करप्शन के दायरे से निकलकर बिहार माफियाओं के हाथ में चला गया, जिसमें गुंडा राज था, जिसको मौजूदा वक्त में बीजेपी जंगल राज कहने से चूकती नहीं है। उस दौर में एक वक्त लालू और नीतीश साथ साथ और उसके बाद लालू की सत्ता, नीतीश का विरोध और इन परिस्थितियों के बीच जो सवाल दिल्ली तक से खड़े हुए, उसने बिहार को लेकर जो परिभाषा गढ़ी, वो बिहार में भ्रष्टाचार के आगे जंगल राज की थी। उस दौर में चारा घोटाला भी चरम पर था, उसके दायरे में जगन्नाथ मिश्रा भी थे, उसके दायरे में लालू प्रसाद यादव भी आए। लेकिन उसके बाद 2005 में सुशासन का नारा देते हुए नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं। यानी करप्शन, जंगल राज और उसके बाद सुशासन। लेकिन यह सुशासन 2014 के बाद डगमगाने लगता है जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलते हैं और उन परिस्थितियों के बीच बिहार फिर से सत्ता की दौड़ में इस तरीके से शामिल होता है कि एक झटके में गवर्नेंस गायब दिखाई देती है, रूल ऑफ लॉ कहीं दिखाई देता नहीं है और सत्ता के उलट पुलट में कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, लेकिन सत्ता अपने हाथ में इस तरीके से होते होते आज की तारीख में बिहार जहां पर खड़ा है, उस बिहार के भीतर का सच भ्रष्टाचार भी है, अपराध भी है, कानून के राज से दूर होना भी है, माफियाओं का जेलों से निकलना भी है और चुनाव और उसकी पूरी डोर अपने हाथ में थामकर सत्ता को आगे ले जाने की नई सोच भी है और उसी का चेहरा एक एक करके हर दृष्टि से सामने आने लगा है और यह सवाल बड़ा हो चला है, इस बार कौन जीतेगा? कोई भी जीते, कैसे भी जीते,
परिस्थितियां बिहार की कमोवेश क्या वही रहेंगी? एक क्षण के लिए अतीत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर उस दौर के हैं जब मौजूदा वक्त में चूक चुके नेताओं के जहन में गुस्सा था, बदलाव चाहते थे, बिहार में परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए थे। सब कुछ चूक गया। वो जेपी का पाठ था, संपूर्ण क्रांति का नारा था, सब कुछ चूक गया। लेकिन फिर भी अतीत के इन पन्नों में, इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को भी देखिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें नहीं खींची जाती हैं। यह वो दौर था जब बिहार ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन अब तो बिहार कलरफुल हो गया है, ऐसे रंगों में समा गया है जिसमें टेक्नोलॉजी के आसरे वो आगे बढ़ना चाहता है। तभी तो 112 नंबर पर फोन लगाइए और फोन लगाते ही पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और पूछेगी अपराध कहां हो रहा है, हम उसे रोक देंगे। लेकिन स्थितियां तो नाजुक हैं, और इस हद तक नाजुक है कि जो पुलिस वाला 112 नंबर की घंटी सुनकर पहुंचता है, वहां पर उसी की हत्या हो जाती है। और यह आज ही की घटना, कहें तो अभी 24 घंटे हुए नहीं है, इसीलिए आज ही की घटना। यह मुंगेर का हादसा है, मुंगेर का सच है। और उसके 24 घंटे पहले एक और एएसआई की मौत एक और जगह हो जाती है। परिस्थितियों को पलटना शुरू कीजिएगा तो शायद यह सवाल बड़ा हो जाएगा, क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए अपराध बढ़ रहा है? क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए जमीनी मुद्दे गायब किए जा चुके हैं? लगभग बिहार के 75 लाख छात्रों के भीतर आक्रोश है। हाथ में डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं। डिग्री थामकर वो कितना संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा का पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा करानी है, आंदोलन छेड़ा गया, पुलिस ने लाठी भांज डाली। वही पुलिस अपराधियों के सामने मारी जाती है। और कौन कैसे क्या कहता है और कितनी बड़ी तादाद में यह सब कुछ हो रहा है, उसको अगर एक एक करके सुनना और समझना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आज आपके जहन में यह सवाल उठने लगे, तो फिर किसके हाथ में बिहार की सत्ता दी जाए? हफ्ते भर बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है। कांग्रेस की सत्ता 35 बरस पहले थी, आरजेडी की सत्ता भी उस दौर में थी, 15 बरस तक रही है, तकरीबन 1990 से 2005 तक। दूसरी तरफ नीतीश इतनी सीटें देना नहीं चाहते हैं बीजेपी को जिससे वो अपने बूते कोई नया रास्ता ना निकाल ले, खुद पर निर्भर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर खुले तौर पर सवाल विधानसभा के भीतर भी उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यह सवाल लोगों के जहन में है। कोई भी कैसा भी हो, लेकिन इन हालातों में किसको दे डोर बिहार की, जो कहे कि हम बिहार को पटरी पर ला देंगे? कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया कि पलायन को रोकना है, रोजगार दिलवाना है, तो क्यों नहीं पूरे बिहार में घूमा जाए। यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशांत किशोर नीतीश और लालू का पूरा सच बताते हुए, कच्चा चिट्ठा रखते हुए उस बिहार को खोज रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में जिन बिहार के युवाओं पर, उनके कांधे पर सत्ता होगी, कम से कम वह तो पढ़ लिख कर मुख्यधारा को समझें, बिहार की परिस्थितियों को समझें और बिहार को नए तरीके से सींचे। शायद सब कुछ गायब है, क्योंकि बिहार उन जाति परिस्थितियों में है क्या? जाति का मतलब जाति जनगणना है क्या? जाति का मतलब क्या सबसे बड़ी जाति और ताकतवर जाति के तौर पर यादवों की मौजूदगी है क्या? उन यादवों के साथ मुसलमानों की मौजूदगी एमवाई गठबंधन के आसरे राजनीतिक सत्ता दिला देती है क्या? लेकिन सवाल तो यह है, हर जुबान पर आज अपराध क्यों है? और अपराध क्या इसलिए है क्योंकि विधानसभा के भीतर भी हर दूसरा शख्स अपराधी है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। इसलिए फेरिस्त देखिएगा तो घबरा जाइएगा।
चुने हुए विधायक जो भी विधानसभा में 2020 में चुने गए, उसमें से 68% यानी 243 में से 168 एमएलए के ऊपर केस चल रहे हैं। आप कहेंगे केस पॉलिटिकल होंगे, जी नहीं। 168 में से 123 पर जो केस चल रहे हैं उसमें मर्डर का है, उसमें किडनैपिंग का है, महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, रेप का है। क्या कहेंगे आप? 123 एमएलए पर ऐसे केस चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बतलाती है कि किस तरीके से बिहार की विधानसभा के भीतर, मोदी कैबिनेट के भीतर अपराधियों की फहरिस्त है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अदालतों में मामले चल रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों के बीच बिहार में आरजेडी परिवार यानी लालू परिवार का एक बेटा तेज प्रताप जब होली के जुनून में कहता है, सिपाही मेरे गीत पर ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अभी सुनिए, ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली खेल। कितना आसान है यह सब कह देना। सिपाही वर्दी में है और वह मजबूर है वह भी ठुमका लगा ले, और राज्य सरकार हरकत में नहीं आई। इसके बाद तेज प्रताप स्कूटर पर निकल पड़े उन वीआईपी गलियों में जिन गलियों के क्वार्टर्स में मुख्यमंत्री रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है। वहां पर उस वीआईपी सड़क पर पुलिस की मौजूदगी हमेशा रहती है। लेकिन अगर कानून काम कर रहा है तो किसी सिपाही को यह कहने के बाद, वो कोई भी हो, क्या कानून को काम नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो इन सब के समानांतर पुलिस भी क्या करे? 36 घंटों में 2 एएसआई को उसने गंवा दिया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के गंवाने के बीच में अपराधों की पूरी फहरिस्त लेकर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि तेज प्रताप के भाई तेजस्वी, जो राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में लालू प्रसाद यादव के बाद चेहरा हैं। वो चेहरा लिए हुए और बताते हैं कि किस तरीके से इस दौर में जेलों से बाहर निकाला जा रहा है माफियाओं को। और इन सब के बीच बीजेपी में नेता जो डिप्टी सीएम है वो कहने से कतराते नहीं हैं, यहां कानून काम करता है और हमने तो पूरी पुलिस को ताकत अपने तरफ से दे रखी है। सब कुछ एक तरफ छोड़ दीजिए और एक एक सिलसिले को देखना और समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिपाही को कहना कि ठुमका लगाओ, उसके बावजूद भी बिहार की सरकार में यह ताकत नहीं है कि वह तुरंत कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दे। आप पुलिस को ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो खौफ है लेकिन राजनीति साधनी है, तो फिर लौट चलिए उस लालू प्रसाद यादव की सत्ता के आसरे जंगल राज को याद करने लग जाइए और बताइए, देखिए ये सत्ता में आ गए तो जंगल राज हो जाएगा। और इस दौर में जो हो रहा है उसको हम नहीं रोकेंगे, उसमें किसी को पकड़ेंगे नहीं, किसी को डालेंगे नहीं जेल में, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पुलिस वाला भी एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा। और पुलिस वाला जब अपराधियों के बीच अपराध रोकने जाएगा तो वहां मारा जाएगा। यह कौन सी परिस्थितियों के बीच बिहार को लाकर खड़ा कर दिया गया? उसकी पहली तस्वीर तो इस बात को लेकर है कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। लगातार जो है ज्वेलरी शोरूम की लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे गृह जिला में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है कि लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है
हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की, तो अपराधी बेलगाम है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। तेजस्वी ने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के ये हालात हर कोई देख रहा है। और यह भी गलत नहीं कहा कि सरकार आंख बंद कर सो रही है, उसे तो कार्रवाई करनी चाहिए। और वाकई वो कोई भी हो, वो चाहे मुंगेर का एएसआई हो या किसी दूसरे जिले का एएसआई हो जिसकी हत्या अपराधियों ने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और पुलिस को कोई ठुमका मारने कहे और कहे कि सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्या वाकई जो अपराध बिहार में हो रहे हैं, सोने की दुकान लूटी जाती है, रेप होता है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, कहीं पर भी कितनी भी राउंड गोलियां चल जाती हैं, बालू माफिया सक्रिय हो जाता है और इन सब के बीच हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी बिहार नीति आयोग की लिस्ट में जो देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे कम आय वाला राज्य है, सबसे कम इंडस्ट्री देने वाला राज्य है, जहां के लोगों के पास सिवाय खेती के कुछ भी नहीं, मजदूरी के कुछ भी नहीं, वहां किसी यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में दिल्ली सक्रिय नहीं होती है। वह जिन परिस्थितियों को दिल्ली जीना चाहती और बिहार को जिस तर्ज पर रखना चाहती है, वो वैसे ही रखा हुआ है। रास्ता कहां से निकलेगा? क्योंकि इन सब के बीच कांग्रेस भी कूदी है और कांग्रेस ने इस दौर में अपने कद को बढ़ाने के लिए किसे आगे किया? कन्हैया कुमार यात्रा पे निकलेंगे, पप्पू यादव। जिन बातों का जिक्र पप्पू यादव कर रहे हैं, अगर अतीत की फाइलों को उनकी भी खोल दी जाए तो आप कहेंगे अच्छा, ये सारे आरोप तो इनके साथ भी एक वक्त जुड़े हुए हैं और इस दौर में वही सबसे बेहतरीन नेता हो गए। यह परिवर्तन जबरदस्त है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में कौन सा विजन चाहिए, यह पूरी तरीके से एक शून्यता है, एक ऐसा अंधकार है जिसको समझना और जिसको समझा पाने की स्थिति में इसीलिए नेताओं की फेरिस्त फेल है, क्योंकि मंडल से आगे राजनीति निकल नहीं पाई और मंडल के आगे भागीदारी का सवाल भी उसी जातीय समीकरणों के आश्रय टटोलने लगी, जहां पर रोजगार कैसे दें, कैसे बढ़ें, परिस्थितियां गायब है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जितनी भी हो, लेकिन उस राज्यों की तुलना में बिहार सबसे नीचे क्यों है? और पूरे देश के भीतर और दुनिया के भीतर बिहार के लोगों की मौजूदगी रोजगार के आश्रय कैसे खड़ी है? यानी मसला तो शायद उस सिस्टम, उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पॉलिटिक्स, उस सुशासन, उस जंगल राज और उस करप्शन का है, जिसका कॉकटेल इस दौर में हर राजनीतिक दल के भीतर समा चुका है। और पप्पू यादव भी क्या कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। 2 दिन पहले अररिया, 2 दिन बाद, कुछ दिन पहले पूर्णिया के तनिष्क, कुछ दिन बाद आरा का तनिष्क, कुछ दिन पहले पूर्णिया में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन पहले मुरलीगंज में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन बाद पहले सेना कुशवाहा और उमरा का बलात्कार सासाराम में। एक दिन में पटना में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गैंगवार होती है, बालू के लेके माफियागिरी चलती है। ये सोना व्यापारी कौन है? सोना लूट कौन है? अच्छा है, एक वक्त बिहार के कानून को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले पप्पू यादव आज कानून के राज को खोज रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि कानून की धज्जियां बिहार में कैसे उड़ रही है, कैसे करप्शन चरम पर है, किन परिस्थितियों के बीच बिहार और बिहार की राजनीतिक सत्ता चल रही है। अच्छा है, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति है तो फिर सत्ता जिनके हाथ में आज तक नहीं आई वह बीजेपी है। उनका चेहरा नीतीश कुमार है 2005 से। इस दौर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने उनको डिगाया जरूर, नैतिक सवाल उनके भीतर खड़े जरूर हुए, लेकिन सत्ता की चाहत ऐसे होती है कि नैतिकता का पाठ भी हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। तो नीतीश कुमार भी जान गए नैतिकता के आश्रय और गुजरात की दंगों की परिस्थितियों के मद्देनजर आज की तारीख में
इस देश के प्रधानमंत्री को देखना उचित नहीं है। और ये परिस्थितियों के दायरे से निकलकर जो उनके साथ उलटना पुलटना जारी रहा, उसमें वो चेहरा बने रहे और बिहार का चेहरा बीते 2 दशकों से यानी 20 बरस से वही है। उससे पहले 15 बरस लालू प्रसाद यादव चेहरा थे, उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा चेहरा थे। और इस दौर में हर कोई बिहार से जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो बताएगा कि वाकई बिहार क्या शानदार राज्य था। श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा थी, विकास दर सबसे ज्यादा थी। अतीत के आसरे बिहार को जीने की आदत इस दौर में डाल दी गई क्या? और भविष्य के रास्ते एक ऐसी अंधेरी गुफा में समाने की दिशा है जहां पर जो इच्छा है बोल दीजिए, क्योंकि सब कुछ बिहार में हो रहा है। और इन सब के बीच बिहार के डिप्टी सीएम, जब उनसे यह सवाल किया गया जो हो रहा है उसका जवाब उनके पास क्या है, तो विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं कहते हैं इनकाउंटर कर दिया जाए और हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। आज तो बहुत हद तक माफिया पर अंकुश लगा है सरकार ने, आज बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। आज कोई भी कहेगा वाकई सत्ता के बोल कितने सख्त हैं। और देखिए, जब मुंगेर में जब एएसआई को जिस शख्स ने मारा, वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो गोली उसके पांव में पुलिस वालों ने मारी। यही तो इनकाउंटर है। गजब की परिस्थितियों के बीच सत्ता है, सत्ता के साथ खड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, विरोध करते हुए राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के भीतर का खुला अंतर्विरोध है, और इन सब के बीच चुनाव में सत्ता पाने की सोच हर किसी के भीतर सिमटी हुई है। कौन कैसे किस रूप में कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई करने के लिए जो नैतिक बल चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, जिस पाठ को पढ़ के आपके सामने बिहार को लेकर कम से कम आने वाले वक्त में कैसा बिहार होगा, ये दृष्टि अगर नहीं है तो फिर तत्काल की जरूरत, तत्काल के आसरे आगे के रास्ते को चुनने के अलावे कुछ भी नहीं होगा। किसी को जेल से माफिया चाहिए, किसी को माफिया के आसरे राजनीति चाहिए, किसी को राजनीति में करप्शन चाहिए, किसी को करप्शन के आसरे जेल तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जब आपकी आंखों के सामने खड़ी हो गई, तब आप सोचिए, जिस शख्स ने कहा सिपाही ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, इसके बाद वह उन्हीं वीआईपी सड़कों पे जहां मुख्यमंत्री का घर भी है, खुले तौर पर हवा खाते हुए होली के मजे में रंग उमंग के बीच में चल रहा है, झूमते हुए। चल 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 आवाज कैसा लग रहा है अपने इस रंग में समूचा बिहार शामिल नहीं है। बिहार के भीतर की हकीकत यह है, बिहार का किसान इस देश के 6 राज्यों में मजदूरी करता है। बिहार की हकीकत यह है कि वाकई 70 लाख युवाओं के सामने कोई काम नहीं है जो कि सबसे उच्च शिक्षा पाए हुए हैं और चाहते हैं रोजगार करना। बिहार का सच यह है कि बिहार के भीतर वो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हों या फिर न्यूनतम मजदूरी के लिए रोजगार खोजते हुए मजदूरों की कतारें हों, हर जगह कोई काम ज्यादा पैसा
नहीं मिल पाने की परिस्थिति में हर कोई देर शाम लौटकर यह सोचता जरूर है कि आगे की कमाई कैसे होगी। ढहते हुए शिक्षण संस्थान, कंगाल और खाली होते हुए सरकारी अस्पताल, और इन सब के बीच बाबुओं की पूरी कतार जो सत्ता के साथ इसलिए खड़ी होगी क्योंकि उसे पता है वेतन वहीं से आएगा, प्रमोशन वहीं से मिलेगा, लेकिन कानून का राज तलाशिएगा मत, क्योंकि चुनाव करीब है। और ऐसे में आखिरी सवाल यह भी है, वह कौन सी बिसात है जिसे बीजेपी के अमित शाह को बिहार को लेकर बिछानी है, और वह कौन सा अपने तौर पर चौसर होगा जिसको राहुल गांधी खेलना चाहते हैं बिहार के चुनाव में। दोनों के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने के हैं, और इन सब से हटकर छत्रपों की अपनी राजनीति उस जमीन पर खड़े होने की है जो जमीन बीते 35, 40, 50 वर्षों के भीतर हर वो चीज देख चुकी है जो मौजूदा वक्त में खुलकर मौजूद है। लेकिन फिर भी चेहरा एक ही क्यों है? वो चेहरा सुशासन बाबू का है। उस चेहरे को लेकर पूरे बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। शायद इसीलिए बिहार के नहीं देश के सारे मुद्दे जो एक वक्त बिहार उठाता था, उस बिहार के मुद्दों को लेकर समूचा देश खामोश हो जाता है और कहता यही है, ये तो बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।